नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, शुरू में ही एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, और मैं चाहूँगा कि दिल पर हाथ रखकर बड़ी ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है, या आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल करना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं आपका ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ खींचना चाहता हूं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कई अखबारों में छपी है, भास्कर में, नवभारत टाइम्स में, और इस रिपोर्ट से आपको आज के दौर में, आज की तारीख में जो आम आदमी है उसकी माली हालत का अंदाजा हो जाएगा। और ये रिपोर्ट कहती है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 68%, 68% नागरिक ऐसे हैं जिनके पास 1 लाख रुपए से कम कर्जा, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। यानी उनकी हालत ऐसी है कि वो 1 लाख से कम लोन, कर्जा उसको चुकाने की स्थिति में नहीं है इस दौर में। अब दोस्तों, सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों के पास छोटे छोटे कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। और इसकी जो वजह है, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह यह है कि आमदनी कम हो रही है और दूसरी तरफ उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। और इसका जो सीधा इंपैक्ट है कर्ज ना चुकाने का, इसका सीधा असर यह है कि बैंक, जो छोटे छोटे बैंक हैं, इन पर बोझ बढ़ता जा रहा है, इन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और खासकर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, इनकी हालत बेहद खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर बाकी बैंक्स पर भी इसका असर पड़ेगा। और यहीं से एक सवाल बड़ा वाजिब है कि फिर आपका पैसा कितना सेफ है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि देश की आर्थिक स्थिति वाकई अच्छी नहीं है, और आने वाले दिन हमारे, आपके लिए, सबके लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती होंगे। लेकिन इसका जवाब मैं आगे इस वीडियो में दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हम फेस कर रहे हैं, आप और हम फेस कर रहे हैं, इसके पीछे सरकार से, मिस्टर मोदी से, प्रधानमंत्री से गलती कहां हो गई। और अर्थशास्त्री, वो अर्थशास्त्री जो कभी मोदी जी के साथ थे, आज उनके आलोचक हो गए। अर्थशास्त्रियों का, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि मोदी जी असली गलती कहां कर गए। अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये हालात आज हमें, आपको देखने भी नहीं होते। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसे। अब दोस्तों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जब से उन्होंने 2014 में शपथ ली, तब से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कई बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स उन्होंने उनका ऐलान किया, और हर प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि साहब ये तकदीर बदल देगा, हमारी, आपकी, मुल्क की ये तकदीर बदल देगा। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था जिसको अर्थशास्त्री कहते हैं, खासकर ये साहब हैं सुरजीत भल्ला साहब, इनका हाल में ही एक लेख छपा इंडियन एक्सप्रेस में। भल्ला साहब का ये कहना है, जो कभी मोदी जी के सलाहकार भी थे, प्रशंसक भी थे, इनका यह कहना है कि साहब अगर एक योजना, एक प्रोजेक्ट अगर मोदी जी ने सही तरह इंप्लीमेंट कर दिया होता, सही तरह से अमल कर दिया होता, फोकस के साथ, तो आज देश कहीं ना कहीं चाइना के बराबर नहीं तो चाइना के करीब होता। आज हो सकता है हमारे, आपके हालात इतने बदतर ना होते, जो बेरोजगारी है ऐसी ना होती। और भल्ला साहब की बात से कई अर्थशास्त्री इत्तेफाक रखते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। और वो जो प्रोजेक्ट था मोदी जी का, वो था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का मतलब था कि देश में कारखानों की गिनती बढ़ा देना, फैक्ट्रीज लगाना, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करना, और कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट करना। लेकिन हुआ क्या, 10 साल बाद, 11 साल बाद, ये प्रोजेक्ट दरअसल टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, मेक इन इंडिया। और हालात ये हैं कि वो जो शेयर लेके आए थे, बब्बर शेयर मोदी जी मेक इन इंडिया का, वो आज की तारीख में लुप्त हो चुका है, दिखता नहीं कहीं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पे तो मैं आऊँगा, लेकिन मुझे मेक इन इंडिया पे 2 सेकंड और दे दीजिए। दरअसल मेक इन इंडिया से मोदी जी करना क्या चाहते थे? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे, वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगाना चाहते थे, बड़ी फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे चाइना के स्केल पर, और बेहतरीन सामान का उत्पादन, यानी बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर रिसर्च, जहाँ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान लैग करता है।
और इसी के साथ साथ लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। यानी हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो या जो भी प्रोडक्ट हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनेगा। सरकार टेक्नोलॉजी में साथ देगी, रिसर्च में साथ देगी, रॉ मटेरियल सस्ता करेगी, लॉ लेबर रिफॉर्म्स करेगी, और उसके बाद जब वर्ल्ड क्लास हमारे प्रोडक्ट बनेंगे तो हम दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे आज चीन कर रहा है। हम यूरोप भी भेजेंगे, अमेरिका भी भेजेंगे, सस्ते भी होंगे, बेहतर भी होंगे, चीप एंड बेस्ट होंगे। ये उनका एक विजन था मेक इन इंडिया, और इसीलिए हर आदमी को लगा कि वाकई देश बदलने जा रहा है। 2014 में टारगेट क्या था? टारगेट तो सुन ही लीजिए। टारगेट था मोदी जी का कि हम उत्पादन, हम जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री का जो हमारा उत्पादन है, वो हम 25% कर देंगे जीडीपी का। यानी हमारे जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, उत्पादन से आएगा, कारखानों से आएगा। यह था टारगेट, 25%। 10 साल बाद आंकड़े कहते हैं टारगेट क्या हुआ था? 25% की जगह मोदी जी ने क्या अचीव किया? आपको लग रहा होगा 27%। नहीं, असलियत यह है कि 25% की जगह जो आज जीडीपी का हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग का, उत्पादन का, 12 से 14%। तो कहाँ 25% का टारगेट, रियलिटी है 12 से 14%। यानी आप कह सकते हैं कि आधे पर रह गए मोदी जी के सपने। अब दोस्तों, इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ जो हमारे और आपके ज़िंदगी पर भी आया? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मेक इन इंडिया जब टेक ऑफ नहीं कर पाया, तो मेक इन इंडिया के साथ साथ जॉब भी क्रिएट्स नहीं हुए। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होता तो रोज़गार भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते। और मोदी जी का यहाँ टारगेट था 2014 से 2023 के लिए, इसी मेक इन इंडिया के तहत, कि 10 करोड़ रोज़गार वो 2014 से 23 तक, यानी 10 साल में 10 करोड़ रोज़गार देंगे। दिस वॉज द टारगेट। यानी जो इसका, जो आप कह सकते हैं, जो फाइनल इम्पैक्ट था मेक इन इंडिया का, वो था 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स। 10 करोड़ टारगेट, 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स, 10 करोड़ रोज़गार। अब असलियत क्या है वो भी जान लीजिए। जो आंकड़े हैं अवेलेबल गूगल पे, 10 करोड़ की जगह जो टारगेट अचीव किया 10 साल में, वो था 1 करोड़ 20 लाख। कहाँ 10 करोड़, कहाँ 1.25 करोड़, बाकी आप खुद ही सोच सकते हैं। अब दोस्तों, देश जिस कगार पे पहुंच रहा है, या हमारी आपकी हालत जो हो रही है, माली हालत, उसको लेकर एक और बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, मेक इन इंडिया से भी बड़ी बात, जो अर्थशास्त्री मानते हैं, सुरजीत भल्ला भी मानते हैं, जो कभी मोदी जी के लिए सलाह देते थे आर्थिक मामलों में, इनका भी मानना है, बहुत लोगों का मानना है, मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ। वो ये है कि मोदी जी ने इन 10-11 वर्षों में, जब सारा फोकस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे करना चाहिए था, आर्थिक सुधारों पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए था, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं हमको स्पेस दे रहा था। यूरोप और अमेरिका चाह रहे थे पिछले कई वर्षों से कि भारत चीन के बराबर आए, भारत चीन की मैन्युफैक्चरिंग को रिप्लेस करे, हम भारत से सामान खरीदें। हमें चाहे टेलीविजन लेना है, फोन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है, हम चीन की जगह भारत से सामान लें। दुनिया इंतजार कर रही थी, आर्थिक सुधारों की जरूरत थी, ये अर्थशास्त्री कहते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने आर्थिक सुधारों की जगह सामाजिक सुधार, या यूं कहूं कानूनी सुधार पर जोर दिया। और कानूनी सुधार क्या थे? कानूनी सुधार या तो फिर धारा 370 थी, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड था, या फिर 3 तलाक थे, या फिर CAA था, या फिर सबसे ताज़ा है वक्फ अमेंडमेंट बिल था। यानी वो लीगल रिफॉर्म्स पर उनका फोकस ज़्यादा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस कम था। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते तो कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी बढ़ती, लोगों की बचत बढ़ती, लोगों की सेविंग्स बढ़ती, रोजगार क्रिएट होते, और हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ता, जैसे चीन बढ़ गया है। ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह यह है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो कानूनी सुधार हैं, दरअसल ये कानूनी सुधार भी नहीं है, ये पॉलिटिकल सुधार हैं, बीजेपी का वोट बैंक सुधार है। क्योंकि एक तर्ज पर ये जो कानून लाए जा रहे हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू किया है और इसका ट्रायल चल रहा है, या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जो कानून बन गया है, या इससे पहले जो कानून आए, ये ज़्यादातर कानून बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज देते हैं। ये कानून कहीं ना कहीं
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करते हैं। जब हम धर्म की, जाति की, इसकी बातें करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, और इकोनॉमिक सुधार से हमें आपको फायदा हो रहा था। लेकिन ये जो सुधार मोदी जी ने किए, जो फोकस था लीगल रिफॉर्म्स का, उससे फायदा बीजेपी को ज़्यादा हुआ। अब जाहिर तौर पर परतें जैसे जैसे खुल रही, तो दोस्तों कहानी आपको भी समझ में आ रही होगी कि मोदी जी की ट्रेन कहाँ से छूट गई। ये जो विकास की ट्रेन थी, और अगर ट्रेन की बात चल रही है तो मैं बुलेट ट्रेन की भी बात कर दूं। बुलेट ट्रेन जो पिछले 10-11 वर्षों से बनती जा रही है, और 2022 में जिस बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करना था मोदी जी को, वो बुलेट ट्रेन 2030 में भी, 2030, 22 छोड़िए, 25 छोड़िए, 27 छोड़िए, 2030 में भी बनकर तैयार हो जाए तो ताज्जुब होगा। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफ़र लगा दिए 18 बरस से ज़्यादा, अभी भी काम चल रहा है, अभी भी पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। ये बुलेट ट्रेन बन चुकी होती 2022 से पहले। और अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो चाइना में और जापान में ये प्रोजेक्ट मुश्किल से 4 साल 5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाता, अगर ये चाइना में प्रोजेक्ट चल रहा होता या जापान में चल रहा होता। तो ये गति है विकास की, ये गति है आर्थिक सुधारों की। आप समझ रहे होंगे इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होने जा रहा है कि अगर आपकी आमदनी कम हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, या फिर अगर आप बाजार में जाते हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, बिकना कम हो रही हैं, और अगर आप रियल एस्टेट की तस्वीर देखें तो चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, 10 लाख से ज़्यादा फ्लैट बनकर खड़े हैं, खरीदार नहीं है। तो बाजार में जो खरीदार नहीं है, या बैंकों की हालत खराब हो रही है, या रुपया डॉलर के मुकाबले रोज लुढ़क रहा है, हाँफ रहा है, या शेयर मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए सुहा हो रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमने आर्थिक सुधारों पर फोकस नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सुधार करते रहे, इस तरह के कानून में अमेंडमेंट्स करके। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हमारे और आपके लिए चैलेंज क्या है, रास्ता क्या है, और क्या वाकई जो मैंने सवाल किया था कि आपका पैसा कितना सेफ है, या पैसा डूब रहा है, या आपकी आमदनी बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, बचत होगी भी या नहीं होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है बहुत वाइड और बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, गौर से एक एक बात सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे आपके घर से, हमारे आपके बजट से सीधे जुड़ा सवाल है। और आज मैंने फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को न्योता दिया है, उनको बुलाया है मैंने। अखिल स्वामी साहब को मैं इसलिए अपने शो में लाता हूँ क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट होते हुए, प्रोफेसर होते हुए अर्थशास्त्र के, उनकी खासियत ये है कि वो जनता की भाषा में जनता के मामलों को समझाते हैं। और यही मैंने उनसे गुजारिश करी है कि आम बोलचाल की भाषा में जो समस्याएं हैं, आपकी हमारी माली समस्याएं, और मैं इसलिए उनको अपने शो में बुलाता हूं क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में वो बहुत ही मुश्किल बातें समझा देते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर स्वामी साहब को सुनते हैं। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये है कि मोदी के फैसले गलत थे, सही थे, जो भी थे, उस पर तो मैं आपसे सवाल करूंगा ही। असली सवाल ये है कि आजकल मैं जब शोरूम में जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि सामान सजा है, खरीदार नहीं है। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मोटरसाइकिल उद्योग, 2 पहिया वाहन उद्योग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, स्कूटर मोटरसाइकिल की बिक्री नहीं हो रही है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था ऑटो सेक्टर में, कार जो है हमारे यहाँ, गाड़ियां, यहाँ तक कि मारुति की गाड़ियां, जो बहुत छोटे मॉडल हैं मारुति के, सस्ते मॉडल हैं, 4 लाख 5 लाख की गाड़ियां, ये गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। फ्लैट बनकर तैयार हैं बड़े बड़े महानगरों में जहां पैसा है, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां कम से कम 10 लाख फ्लैट बन के खड़े, और कोई खरीदार नहीं। और यही हाल कमोबेश बाकी सेक्टर्स में है। सवाल इस बात का है कि अगर लोग कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर मैं वेस्ट साइड के जो बड़े बड़े हमारे रिटेल स्टोर्स हैं अपैरल्स के, कपड़ों के, उनकी मैं रिपोर्ट देखता हूं तो वहां कपड़ों की बिक्री कम है। तो मोटरसाइकिल कोई नहीं खरीद रहा है, कार कोई नहीं खरीद रहा है, फैशन के कपड़े नहीं ले रहा है, फ्लैट नहीं ले रहा है, दुकानें खाली हैं, शोरूम खाली हैं, लोग खरीदारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, खरीदारी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ रहे हैं।
बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन पे, हर जगह उनका इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है कि उनके पास जो पैसा एडिशनल खर्चे के लिए होता था वो खत्म हो गया है। उनकी सेविंग खत्म हो गई है, वो उधार लेके अपने काम चला रहे हैं, उनके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एडिशनल इनकम होगी तब तो आप चीजों को खरीदेंगे। आपने अभी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि आईआईटीज के अंदर जो रिक्रूटमेंट सेशन होता है, जब बाहर के लोग रिक्रूट करने आते हैं वहां के छात्रों को, उनकी संख्या में भारी गिरावट हुई। ये आईटी की बात कर रहा हूं, मैं आईटीज की बात कर रहा हूं जी। अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एमबीएस का क्या होगा, वहां के छात्रों का क्या होगा अगर बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। देखिए, अगर आमदनी आपके पास हो, देखिए देश की प्रकृति को समझिए, हमारी प्रवृत्ति को समझिए, देश की विश्व की तुलना में हमारा देश बिल्कुल अलग है, एक अनोखा देश। कारण क्या है कि हमारी जनसंख्या कम है और हमारे यहाँ मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी विश्व की नहीं बढ़ रही। बाकी जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, ज्यादा और बढ़ भी रही है, ज्यादा है भी और बढ़ भी रही है। तो जब एक बच्चा पैदा होगा तो उसको चीजों की, कपड़े की भी आवश्यकता होगी, दूध की भी आवश्यकता होगी, भोजन की भी आवश्यकता होगी, डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप ये सोचिए, हमारे यहाँ मैं एक प्रकृति जानता हूं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक उद्योग वाले की, अगर उसको डिमांड मिल जाए, अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ पे माल बिक सकता है, आप किसी अपने उद्योगपति दोस्त से बात कीजिए, वो जैसलमेर में जाके, वो आदिवासी एरिया में जाके फैक्ट्री लगा देगा, लेकिन उसका उपयोग करेगा और माल बेच देगा। उसे केवल मांग मिलनी चाहिए। पिछले 10 साल के अंदर हुआ क्या है कि मांग खत्म हो गई है। भाई मांग होगी तभी सप्लाई, हाँ, जो डिमांड है, अगर डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई तो कोई भी क्रिएट कर देगा, लेकिन डिमांड ही नहीं तो आप सप्लाई किस चीज के लिए क्रिएट करेंगे? और जब सप्लाई आप नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका जीडीपी कम होता चला जाएगा, आप नए लोन लेंगे पुराने लोन को वापस करने के लिए। तो अगर आदमी के बच्चों के, अच्छा 80 करोड़ लोग, 100, जिसको आप शान से बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, इसका मतलब यह है कि 80 करोड़ लोग से तो आशा छोड़ दीजिए, वो कुछ भी खरीदेंगे। अच्छा, बाकी अगर अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, अनाज सरकार को देना पड़ रहा है, तो वो कपड़े क्या खरीदेंगे या साइकिल या मोटरसाइकिल क्या खरीदेंगे, तो छोड़ दीजिए फिर। इसका मैंने कोविड पीरियड में तो समझ में आता था कि लोग निकल नहीं पा रहे थे, कमा नहीं पा रहे थे, तो आपने अब उसको अभी तक 3-4 साल तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि देश की नब्ज ये है कि गरीब आदमी की बिल्कुल, अगर उसको खाना नहीं मिला, अगर उसको 5 किलो अनाज नहीं मिला, वो मर जाएगा। अच्छा, मिडिल क्लास के बच्चों को, युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो घर की इनकम क्या होगी? अब 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए खर्च के आप अपने बेटे को आईटी और आई में पढ़ा दीजिए, और फिर नौकरी उसको 15,000 रुपए की मिले, तो आप सोचते हैं यार 25 लाख रुपए का अगर बैंक में मैंने पैसा लगा दिया होता तो 18,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, 15,000 की नौकरी क्यों कराऊं? ये बात आईटी आईएम की कर रहा हूं। अगर छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो अच्छा, फिर आप दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है, किताबों के मूल्य में शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जो अभिभावक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, जबरदस्ती चीजें दी जा रही हैं। तो आप ये सोचिए, अगर आपकी आमदनी न बढ़े और आपके बच्चों की शिक्षा पे, ईएमआई पे, हर चीजों में खर्चा, और जो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो भी डूब जाए, तो आप क्या करेंगे? आप खर्चा कम कर देंगे, इसके अलावा तो कोई विकल्प आपके पास है नहीं। तो कैसे विकास होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि लोग अपने उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग अपने खर्चे कम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की फीस बढ़ गई, इस तरह की चीजें आ रही हैं, घर का किराया देना है, बिजली महंगी है, तो क्योंकि खर्चे इसलिए कम कर रहे हैं, आमदनी नहीं है और खर्चे कम हो गए हैं, इसलिए वो लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग कपड़े नहीं खरीद रहे, फैशन के कपड़े। जो अगर मान लीजिए कोई हर फेस्टिवल में अगर कपड़े खरीदता था तो साल में 2 ही बार कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, इसके खरीदने का पैसा भी नहीं है, क्योंकि किस्तें कहाँ से भरेंगे? क्या इसकी वजह हम ये माने कि मोदी जी जिन्होंने कहा था कि भाई मेक इन इंडिया जब हम लाएंगे, सबसे बड़ी योजना उन्होंने 2014 में कही थी कि मेक इन इंडिया मैं ला रहा हूं, हर जिले में कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार होंगे और तकरीबन 10 करोड़ रोजगार हम 10 साल में पैदा कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन मैं आंकड़ा देख रहा हूं कि 2014 से 23 तक तकरीबन 12 मिलियन, यानी 10 करोड़ की जगह 1.25 करोड़ रोजगार ही मोदी जी दे पाए। तो क्या आप मानते हैं कि मेक इन इंडिया योजना बुरी तरह फेल हुई? मोदी जी कारखाने नहीं लगा पाए, और अगर नहीं लगा पाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही?
देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अगर बाजार के अंदर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी, तो सप्लाई कैसे कोई क्रिएट करेगा? आप खुद सोचिए, अगर आपकी एक फैक्ट्री होती, 100 टन की फैक्ट्री होती, अगर 80 टन हमेशा आप बनाते रहे होते और वो बढ़ के 90 हो जाता, तो आप फैक्ट्री का एक्सपेंशन करते, नई यूनिट लगाते कि भाई ये बढ़ रहा है, अब इसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे एडिशनल फैक्ट्री की आवश्यकता है। अब आपका जो प्रोडक्शन होता था 80 टन, अब होने लगा 50 टन, इसलिए कि मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो नई यूनिट क्यों लगाएंगे आप? अच्छा, फिर आपके देश के पूंजीपति, आप आंकड़े निकालिए, पिछले 11 साल में कितने लाख बड़े बड़े पूंजीपति और पैसे वालों ने देश छोड़ा है। तो आपके देश के पूंजीपति यहां निवेश नहीं कर रहे हैं। यहां अभी जो भी निवेश हो रहा है, दीपक जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, वो सरकार कर रही है, और सरकार इसलिए कर रही है कि हमसे पैसा वसूल रही है। भाई, जो पेट्रोल डीजल हमको 65 रुपए मिलना चाहिए था, अगर 90 रुपए 95 रुपए मिलेगा, इसका माने गवर्नमेंट जो टैक्स 5 रुपए मनमोहन सिंह लेते थे, आप 55 रुपए ले रहे हैं और हमसे टैक्स ले रहे हैं। जीएसटी आप धकाधक 2 लाख करोड़ पर मंथ का वादा वो करते हैं कि साहब 2 लाख करोड़ पर मंथ हम इकट्ठा कर रहे हैं। अरे हम ही से तो इकट्ठा कर रहे हो भाई, तो हमसे इकट्ठा करके जो पैसा आपने हमसे लूटा है टोल टैक्स में, इसमें उसमें आप सरकारी निवेश कर रहे हो, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ बची हुई है, लेकिन निजी निवेश हो रहा है क्या? अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने जैसे कहा कि हर जनपद में फैक्ट्री लगाएंगे। अरे छोटी छोटी फैक्ट्री लगाते, छोटे छोटे उद्योगपति पनपते। आपने क्या किया 10 साल के अंदर? छोटे छोटे उद्योगों को तो खत्म किया ही किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी खत्म कर दिया। आज के तारीख में केवल 5 ऐसे उद्योगपति हैं जो एक्सपेंशन में हैं, जो छोटे लोगों को निगल रहे हैं और कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। हमसे वसूल लिया जाता है पैसा और सारा का सारा सरकार के खाते में चला जाता है, और वही सरकार जो खाते में हमसे पैसा वसूलती है उसको निवेश कर देती है, उसी को कहती है कि देश का विकास हो रहा है। जी जी, एक और बड़ी जो है मतलब जो समस्या है वो ये है कि 2015 के बाद, मोदी जी 2014 में आए, 2015 के बाद मोदी जी को उम्मीद थी, देश को उम्मीद थी कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन 2015 के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ विदेशी जो निवेश है, बाहर की जो कंपनियां थी, अमेरिका की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, जापानीज कंपनियां, कोरिया की कंपनियां, जो यहाँ पर आकर उद्योग लगा रही थी, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, ये हमारे यहाँ निवेश, ये जो बाहर से पूंजी आ रही थी, ये कम होती गई। बल्कि प्रोफेसर साहब, बहुत सी कंपनियां छोड़ के चली गई। आप देखिए, फोर्ड मोटर चली गई, शेवरले कंपनी चली गई, कार बनाने की इतनी बड़ी कंपनी, 2 कंपनी अमेरिका की चली गई, और भी बहुत सी कंपनियां चली गई। तो ये कंपनियां 2015 के बाद वापस जा रही हैं, अपना कहीं ना कहीं निवेश वापस ले रही हैं, नया निवेश आ नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। ये स्थिति क्यों हुई है? क्या हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, या हमारे यहाँ का इंप्रेशन खराब हो रहा है, लोग डरते हैं विदेश के कि यहाँ आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा? इसका मूल कारण क्या है कि विदेश से पैसा नहीं आ रहा है, कारखाने नहीं लग रहे? मान लीजिए दीपक जी, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक थोड़ा सा कल्पना कीजिए, आप अमेरिकन होते और आप वहां के मल्टी बिलियनर होते, बहुत पैसे वाले होते। अब आपको ये चूज करना होता किस देश के अंदर निवेश करूं। तो आज से 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अब ये स्थिति है कि वो कहते हैं यार हम तो बीफ खाते हैं, और यहां तो हिंदुस्तान के अंदर फ्रिज खोल के चेक करके अगर उसके अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम है, वो हमें जीप में जिंदा जला देंगे, हमें काट देंगे, मार देंगे। तो ये अच्छा कैसे? वो फिर दिल्ली के आसपास एनसीआर एरिया में जो पॉल्यूशन लेवल 50 का जब हो जाता है विदेश के अंदर, वो बिल्कुल रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं। और वही जो 50 का लेवल होना चाहिए हमारे 700-800 होता है, वो कैसे फैक्ट्री लगाएंगे? भाई रहना तो हिंदुस्तानी के अंदर, दिल्ली के अंदर ही तो रहना पड़ेगा ना। अगर उनको सांस की समस्या होगी कि यार इंडस्ट्री मत लगाओ, पैसा मत कराओ, लेकिन जिंदा तो रहना है। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर आगरा में ताजमहल देखने विश्व के सबसे ज्यादा लोग आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वरना हमारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो कौन सा है? वो आगरा है। और कौन सा है? काशी है। काशी लोग जाते हैं। आगरा के अंदर अगर आपको नंगी तलवारें लहराते हुए 1 लाख लोग दिखाई पड़े, और आप करनी सेना, तो ये हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? कल एक बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जो एक ऐसा एरिया है जिसको आध्यात्मिक एरिया माना जाता है, वहां पे एक मिश्रा जी को करनी सेना वालों ने पीट दिया। अरे तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो सोशल अनरेस्ट की पिक्चर आप विश्व को दिखा रहे हैं, विश्व घबरा रहा है। वो कहता है ऐसा पीसफुल देश जो महात्मा गांधी और बुद्ध का देश था,
वो आज के तारीख में इतना ज्यादा एग्रेशन में चला गया है। इसको शांति देने की आवश्यकता है, लेकिन कोई उस पर बोल ही नहीं रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो विश्व में जो वैसे दे रहे हैं वो आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएंगे, वो क्यों रिस्क लेंगे? सारा का सारा 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने दे दिया। तो हर स्तर पे आपने जितना सत्यानाश कर सकते थे कर दिया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, दोस्तों को मैं बताऊं, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी जो कंपनियां हैं भारत से लौट रही हैं। मनमोहन सिंह के टाइम पे बड़ा जबरदस्त निवेश हुआ था, नरसिम्हा राव ने दरवाजा खोला था 90 के दशक में। विदेशी कंपनियां 2015 के बाद अपना निवेश इसलिए खींच रही हैं, कारखाने इसलिए बंद हो रहे हैं। उसका कारण है एक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो मिसाल दी इन्होंने करनी सेना की। अगर 1 लाख लोग तलवार बंदूक लाठी लेके और आगरा ताजमहल के पास प्रदर्शन करेंगे उग्र, और पुलिस कुछ नहीं कहेगी, तो विदेशी जो निवेशक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं। जगह जगह यहाँ पर राइट्स हो रहे हैं, कहीं जलूस निकल रहा है, कुछ लोग मस्जिदों पे चल रहे हैं, तो जलूसों पे पता चला तलवारें खींच रही हैं, कहीं पर कर्फ्यू लग रहा है। संभल की स्थिति देखिए, मुर्शिदाबाद की स्थिति देखिए, या बाकी जगह जो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं। तो ये जो कानून व्यवस्था है इसका इंप्रेशन ठीक नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए था वो हम 10 साल में कर नहीं पाए। बिजली है, पानी है, सबकी व्यवस्था है। तो ये बहुत से कारण हैं, और कुछ मोदी जी ने इतने नियम बना दिए हैं कि उसको लेकर थोड़ा सा मोह भंग हुआ है विदेशी कंपनियों का। प्रोफेसर साहब, अभी मैं एक जानकार का मैं पढ़ रहा था, इकोनॉमिस्ट थे, उनके लेख में ये कहा गया कि मोदी जी को फोकस करना चाहिए था, आर्थिक सुधार लाते कि भाई कारखाने हो, किसी तरह से रोजगार हो। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उन्होंने लिखा कि साहब पैसे जो है माल खर्च होता है, बिना पैसे के कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हो नहीं सकता। भाई अगर आपको मान लीजिए कोई पूरे शहर में एक जगह कारखाना सेटअप करना है तो पैसा तो निवेश करना ही पड़ेगा। लेकिन लीगल, वो कह रहे थे कि साहब लीगल रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं कि उसमें पैसा तो खर्च करना नहीं है। वक्फ में अगर वक्फ बिल आ गया और कानून बना दिया तो पैसा क्या खर्च हुआ। तो क्या ये बात सही है कि मोदी जी इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए नहीं कर रहे कि सरकार के पास माल नहीं है, माल खर्च नहीं करना चाहते, आमदनी नहीं है, और लीगल रिफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बहाने कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तो उत्तराखंड में हमने देखा काफी टेंशन हो गई, या फिर वक्फ बोर्ड का कानून लाए तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। मोदी जी, क्या वाकई ये बात सही है प्रोफेसर साहब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जगह वो कानूनी सुधार जो है कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन इससे देश का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है कि अगर आपने लेजिस्लेटिव इकोनॉमी को चूज कर लिया, फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को चूज कर लिया, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की बात कर ली, तभी तो फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होगी। क्या आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्या आपने ये कहीं भी संकेत दिया कि उस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं? अगर आपने केवल केंद्रीकरण हर चीज का कर दिया, कुछ ही, जो मैं कह रहा था, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हर चीज को अगर केंद्रित कर दिया, फ्री कॉम्पिटिशन कहां से होगा? अगर हम एमएसएमई को बंद कर देंगे तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, केवल इस चीज को ध्यान भटकाने के लिए लोगों का ध्यान आर्थिक मुद्दों पे ना चला जाए, इसलिए आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, ऐसे लीगल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यकों को लगे कि अभी ये अल्पसंख्यकों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, लेकिन जब समय मिलेगा तो हमारा भी फायदा करेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि अब धीरे धीरे दलितों पे चढ़ाई होने लगी, ब्राह्मणों पे चढ़ाई होने लगी। मतलब अब पूरा धार्मिक युद्ध से अब हम लोग जातीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है उसमें, कोई बोल नहीं रहा है। तो असली मुद्दा यह है कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है छोटा सा छोटा आदमी बैंक जाए और बैंक जाके वो कहे कि साहब मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। अगर 5 लाख का लोन उसको मिल जाएगा तो यूनिट लगाएगा, यूनिट लगाए तो कंपटीशन करेगा, बड़े लोगों का फायदा कम हो जाएगा। बड़े लोगों का फायदा कम नहीं करना। एक छोटी सी बात और बताता हूं जो अभी थोड़े दिन पहले सामने भी आई। ये बड़े बड़े पूंजीपति करते क्या है, इनको अगर 1000 करोड़ की बैंक से आवश्यकता होगी, ये 1500 करोड़ लेते हैं। अच्छा, 1000 करोड़ तो उन्होंने फैक्ट्री में लगा दिया। अब ये जो 500 करोड़ का एडिशनल आया, और लोन कितने पे लिया बैंक से? इन्होंने 8% पे। फिर ये छोटे छोटे लोगों को 15% में बांटते हैं। ओके, मतलब बैंक से 1500 करोड़ रुपया लिया 8% पे, उसमें से 500 करोड़ रुपया छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, या जो भी जरूरतमंद है उनको जो है ज्यादा ब्याज पे पैसा दे दिया। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो पैसा उठाया बैंक से उसका एक तरह से खुद का ब्याज माफ हो गया।
और लोन में माफ करा लिया। भाई 14-15 लाख करोड़ के जो लोन माफ हुए हैं वो छोटे लोगों के हुए हैं क्या? वो गरीब लोगों के हुए हैं क्या? वो किसानों के हुए हैं क्या? नहीं हुए। एमएसएमई के हुए हैं क्या? कुर्की हुई है, घसीटा गया है बड़े लोगों के। तो इसका मतलब आपने लोन लिया, 1500 करोड़ में से 500 करोड़ को 15% पे कमाया, और जो आपको 8% का पैसा मूलधन के साथ वापस लेना था उसको माफ करा दिया, तो अमीर तो हो ही जाएंगे आप। भाई आप किसी ओला उबर वाले से, दीपक जी, एक दिन आप एक ओला उबर का सर्वे कीजिए, 80% ओला उबर वाले बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं साहब हमारे पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं था, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं, तो हम गए उस प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं है, वो कहते हैं साहब वहां बिना कागज के 15% पे लोन मिलता है। आप एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे कि विश्वास पे है ऐसे मॉर्गेज, तो 15% पे लोन। अच्छा, उठाते कितने पे हैं वो? 6-7%, 8% पे, और बैंक जो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। तो अभी जो 0.25% इंटरेस्ट कम हुआ है, वास्तविकता में ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। चलिए, अब मैं एक मूल सवाल पे आता हूँ, अंतिम सवाल पे आता हूँ। आपने बताया कि भाई बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, कारखानों का भी हाल बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि मोदी जी का आर्थिक सुधारों पर, कि व्यापार बढ़े, कारखाने लगे, इस पर फोकस नहीं है। फोकस जो है वो कानून सुधार है, और कानून भी चुन चुन के सुधार कर रहे हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 3 तलाक हो, या वक्फ का मामला हो, इस तरह के कानून चुने जा रहे हैं जहां पॉलिटिकल गेन हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आने वाला समय अगर यही हाल रहा, हमारे देश में आर्थिक सुधार नहीं होते, बैंकों की हालत खराब है। एक रिपोर्ट अखबार में थी जिसमें 68%, 68% जो हमारे देशवासी, यानी आधे से ज्यादा आबादी 1 लाख रुपए का लोन वापस नहीं कर पा रही है। अगर ये स्थितियां रहीं और महंगाई बढ़ी और हर घर में खर्चे कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि आमदनी कम हो रही है, क्या आने वाला समय अगर यही स्थिति रहती है, अगर मोदी जी ने कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए, अगर मोदी जी ने कुछ बहुत बड़े फैसले नहीं लिए आर्थिक मोर्चे पर, तो क्या आम हिंदुस्तानी के लिए आने वाला समय, आने वाले 2 साल 3 साल, क्या बहुत ही मुश्किल भरे दिन आने वाले? देखिए दीपक जी, जो आपने जहां से बात शुरुआत की थी, देखिए जब आमदनी कम होती है और आदमी खरीदारी कम करता है तो इंडस्ट्री डूबती है। भाई अगर आप सब लोग परचेजिंग आज बंद कर दें, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि साहब हम टूथपेस्ट से नहीं करेंगे, वही कोयले के पुराने बुरादे से करेंगे, भाई टूथपेस्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होगा, इंडस्ट्री नहीं डेवलप करेगी, नौकरियां छूटेंगी, लोगों के जॉब्स जाएंगे, जॉब्स जाएंगे। तो ये एक प्रकार का विशेष साइकिल है, और विशेष सर्किल ऐसा है कि वो जैसे लोग खर्चा कम, आमदनी कम होगी तो खर्चे कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी, इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी तो लोगों की नौकरियां छूटेंगी, ये बढ़ता चला जाएगा। असली मुद्दा ये था जो हमारे देश का मर्म था, वो देश का मर्म ये था कि बड़े लोगों को खरीदारी, उनकी आमदनी बढ़ाने की बजाय गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाओ, जो महात्मा गांधी ने 80 साल पहले सोच लिया था। भाई आज तो वही चीज है, वो तो आपने किया नहीं, अब बल्कि और ज्यादा आपने एमएसएमई को खत्म कर दिया। भाई देखिए, पहले आप दीपक जी जानते हैं, हम लोग जाते थे कि साहब गुप्ता स्टोर है, वहां से सामान आता है, जिस गुप्ता स्टोर से सामान आता था उसमें 6 लड़के काम करते थे। आज के तारीख में गुप्ता जी खाली बैठे हुए हैं, उनके यहाँ कोई दुकानदार में ग्राहक ही नहीं आ रहा है। फल सब्जी वाले, आप किसी दुकानदार से बात कीजिए, कहता है साहब किराया नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? लोग अमेजन से मंगा रहे हैं, लोग रिलायंस स्टोर से खरीद रहे हैं। तो जो लोग नौकरी देते थे उनके धंधे चौपट हो गए। अच्छा, जो लोग नौकरी नहीं देते हैं उनके धंधे बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। दौर मुश्किल तो आ रहा है, भीषण मुश्किल, भीषण मुश्किल। अब ये इसको सुधार नहीं सकते, ये शेर की सवारी कर रहे हैं, ये उतर भी नहीं सकते और चढ़े भी नहीं रह सकते। ओके, शेर की सवारी मोदी जी कर रहे हैं, आर्थिक मोर्चे की मैं बात कर रहा हूं। और शेर की सवारी का मतलब है कि मोदी जी ना अब उतरते बन रहा है, शेर से उतरे कैसे, और ना ही वो ज्यादा दिन चढ़ सकते उस पर, यानी एक भीषण संकट है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब मैं प्रोफेसर साहब को बुलाऊंगा, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हल क्या हो सकता है, रास्ता किधर है, इस अंधेरे में उम्मीद की किरण कहाँ है, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या विपक्ष और सरकार दोनों को मिलकर कुछ आपातकालीन कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देश को बचाना है। हिंदू मुस्लिम जातियां ये सब होती रहेंगी, ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारी आमदनी घटी, मुल्क की आमदनी घटी, श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई, तो फिर
हर आदमी के घर के लिए मुसीबत है। बच्चों के मुस्तकबिल भी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ेंगे और खुद की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी अगर आर्थिक संकट गहराया। क्या मेजर्स होंगे मैं अगली बार जरूर प्रोफेसर साहब बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया की स्कीम या डिजिटल इंडिया की स्कीम या जो भी वो जिस तरह की योजनाएं लाए थे 2014 में, उस पर अगर सही अमल किया होता, उसको इम्प्लीमेंट किया होता और मोदी जी रास्ते से भटक कर कानूनी सुधार या इस तरह के कानून लाने में ना लगे होते, तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। और ट्रंप ने जिस तरह से चीन को फंसा दिया है, चीन की जगह भारत सब्स्टिट्यूट होता, चीन की आप कह सकते हैं कमी भारत दूर करता, लेकिन हम आज उस पोजीशन में फिलहाल नहीं है। प्रोफेसर साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुलकर बात करी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।